सुबह का समय था। ब्लू डायमंड पैलेस में अभी अभी ही प्रत्युष और उसका परिवार आया था। प्रत्युष बिना किसी भाव के पैलेस के हॉल में बैठा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। एक ऐसा तूफान जो उसके मन को चैन से नहीं रहने दे रहा था। एक ऐसा तूफान जो समय आने पर सब कुछ तबाह करने को आतुर था। लेकिन उसके चेहरे को देखकर कोई समझ नहीं सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। प्रत्युष एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल लेवल बिजनेसमैन था और ये पूरी दुनिया जानती थी। लेकिन एक चीज थी जो मृदुल के अलावा प्रत्युष के घर में कोई नहीं जानता था, और वो था प्रत्युष का अंडरवर्ल्ड का माफिया होना। वो एक बेहद क्रूर और रूथलेस माफिया था जिसके सामने किसी के खड़े होने की औकात नहीं थी। पर दुनिया की नजरों में वो एक इज्जतदार बिजनेसमैन था। मृदुल भी उसके साथ ही बैठा था। ओमजा और मृदुल की माँ यानी रिधि सिंघल दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बना रही थीं। मेंशन के अंदर काफी सर्वेंट पहले से मौजूद थे। प्रत्युष के यहाँ आने से पहले ही उसके यहाँ रहने के सारे इंतजाम कर दिए गए थे। प्रत्युष और मृदुल के सामने ही मृदुल के डैड मिस्टर दिग्विजय सिंघल बैठे थे। दिग्विजय जी की नज़र एकटक प्रत्युष के चेहरे को देख रही थी। वो प्रत्युष के पिता नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे कभी मृदुल से कम नहीं समझा। उन्होंने अपने बेटे के दोस्त को भी अपने बेटे जैसा ही प्यार दिया था। इसीलिए ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी प्रत्युष को समझते थे। उसके अंदर के तूफान की खबर उन्हें भी थी। इसीलिए वो अपनी जगह से उठे और प्रत्युष के पास जाकर खड़े हो गए। प्रत्युष वहां मौजूद होते हुए भी वहां नहीं था, इसीलिए दिग्विजय जी के उसके पास आकर खड़े होने पर भी उसे इसकी खबर नहीं हुई। तभी दिग्विजय जी ने प्यार से अपना हाथ प्रत्युष के सर पर रख दिया। उनका हाथ अपने सर पर महसूस करते ही प्रत्युष की आंखें सख्त हो गईं। उसने बिना दिग्विजय जी की तरफ देखे, बिना किसी भाव के उनसे कहा, आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब कोई और ठीक नहीं रहेगा। इतना बोल उसने दिग्विजय जी को एक नज़र देखा। उसकी बात सुन दिग्विजय जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हमें तुम पर गर्व है और पूरा यकीन है कि तुम जो भी करोगे सही करोगे, और तुम्हारे हर कदम में हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो कभी तुम खुद को अकेला मत समझना। इतना बोल वो प्रत्युष को देख मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराते हुए देख भी प्रत्युष ने अपने चेहरे के भाव नहीं बदले। वहीं किचन के दरवाजे पर खड़ी ओमजा जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। रिधि जी उन्हें पकड़कर खड़ी थीं। तभी रिधि ओमजा से बोली, बस करो ओमजा, इतना मत रो। अगर प्रत्युष ने देखा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा, और उसका गुस्सा कितना खराब है ये तुम अच्छे से जानती हो, इसीलिए अपने आंसू पोंछ लो। उनकी बात सुन ओमजा ने उन्हें अपनी नम आंखों से देखते हुए कहा, कैसे संभालूं अपने आप को रिधि, तुम ही बताओ। इतने सालों बाद यहाँ आकर सारे घाव ताज़ा हो गए हैं। वो सारी तकलीफ जैसे कल की ही महसूस हो रही है। ये सब बात वो रोते हुए कह रही थी। इस पर रिधि बोली, ओमजा वो सारे दर्द और वो सारी तकलीफ हमें भी उतना ही दर्द दे रही है, लेकिन एक बार देखो अपने बेटे को। वो तो उस वक्त काफी छोटा था, लेकिन उसने आज तक उन सब चीजों पर अपने आंसू नहीं बहाए, और तुम अपने आंसू बहाकर उसकी मेहनत को जाया मत जाने दो। पोंछो इन्हें और सब्र करो, अपने बेटों पर भरोसा रखो। इतना बोल वो ओमजा जी को देखने लगी। आंखें तो रिधि जी की भी नम थीं, लेकिन उन्हें खुद को संभालना था ताकि वो ओमजा जी को संभाल सकें। ओमजा जी भी रिधि की बात समझकर अपने आंसू पोंछ लेती हैं। फिर दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट लगाती हैं। घर के सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मृगांशी और चित्रा ओमजा नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थीं। दोनों अपनी अपनी क्लासेस लेने में बिजी थीं। कुछ ही देर में दोनों अपनी क्लासेस से फ्री हो गईं। चित्रा की क्लास खत्म होते ही वो भागते हुए मृगांशी के पास पहुंची, जो खुद उसके पास ही आ रही थी। तभी अचानक से कॉलेज का ही एक लड़का मृगांशी और चित्रा के बीच में आकर खड़ा हो गया। अचानक से किसी लड़के को बीच में आता देख मृगांशी घबरा जाती है। वहीं चित्रा का पारा हाई हो जाता है। मृगांशी और चित्रा दोनों का ही नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। जहां मृगांशी एक मासूम, खूबसूरत और छुई मुई सी लड़की थी, वहीं चित्रा उससे बिल्कुल उलट थी। दूसरों के लिए उसका गुस्सा हमेशा उसके नाक पर बैठा रहता था, लेकिन मृगांशी के लिए वो बिल्कुल अलग थी। वो मृगांशी को अपनी बहन मानती थी, इसीलिए हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती थी। इसीलिए मृगांशी के सामने किसी लड़के को देख चित्रा का गुस्सा बढ़ गया। वहीं मृगांशी के सामने खड़ा लड़का बहुत गंदी सी हंसी हंस रहा था। उसकी नज़र मृगांशी के चेहरे से लेकर उसके पूरे शरीर पर घूम रही थी। ये देख मृगांशी की सांसें रुक रही थीं। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वही वो लड़का मृगांशी को घबराता देख उससे बोला, अरे अरे प्रोफेसर मृगांशी, क्या हुआ आपको? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ये सब बोलते हुए उस लड़के के कदम मृगांशी की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी बात सुन मृगांशी ने हकलाते हुए उसे देख कहा, तुम बाहर कहाँ घूम रहे हो? अपनी क्लासेस जाके लो, और मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इतना बोल उसने उस लड़के के ऊपर से अपनी नजरें हटा लीं। वही उसकी बात सुन वो लड़का कुछ बोलने को हुआ कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा।
जिससे उसका गाल एक तरफ पूरा झुक गया। उस लड़के ने अपना सिर उठाकर देखा तो चित्रा उसके सामने बेहद गुस्से में खड़ी थी। वो लड़का उसे देख कुछ बोल ही नहीं पाया, वो बस एकटक चित्रा को देखने लगा। तभी चित्रा ने अपनी एक उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अपनी लिमिट्स मत भूलो, स्टूडेंट हो तो अपने प्रोफेसर की इज्जत करो, वरना प्रिंसिपल से बोलकर रेस्टिगेट करवा दूंगी, और आइंदा तुम मुझे मृगांशी के आसपास भी नजर मत आना, वरना। इतना बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मृगांशी का हाथ पकड़ उसे वहां से ले गई। उन दोनों के वहां से जाने के बाद भी वो लड़का उन्हें देखता रहा। वहीं दूर खड़े उसके दोस्त अब उसके पास आए और उसे देखते हुए बोले, अरे राज, तूने उसे पलटकर मारा क्यों नहीं? उनकी बात सुन राज ने अपने गाल पर रखा हाथ हटा दिया। उसके हाथ हटाते ही उसके सारे दोस्तों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि राज का गाल पूरी तरह से लाल हो गया था और उसमें थोड़ी सूजन भी आ गई थी। तभी राज ने चित्रा की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, बहुत ताकत है साली में, लेकिन इस थप्पड़ का जवाब उसे देना होगा। इस थप्पड़ का बदला तो लूंगा इससे। इतना बोल वो अपने दांत पिसते हुए वहां से चला गया। उसके दोस्त भी उसके पीछे चल दिए। वहीं चित्रा गुस्से में मृगांशी का हाथ पकड़कर उसे स्टाफ रूम में लेकर आई। मृगांशी को चित्रा का गुस्सा अभी भी महसूस हो रहा था, इसीलिए उसने उसे शांत करते हुए कहा, चित्रा शांत हो जा यार, कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुन चित्रा उसे देखने लगी, पर उसका इतना खूबसूरत और मासूम चेहरा देख उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। फिर उसने मृगांशी को देख झुंझलाते हुए कहा, कैसे कुछ नहीं हुआ? देखा नहीं तूने कि वो स्टूडेंट होकर भी तेरे साथ क्या करने की फिराक में है? सोच अगर मैं वहां नहीं होती तो क्या होता? उसकी बात सुन मृगांशी बोली, शांत हो जा, कुछ नहीं होता, और अब भूल जा इस बात को। अभी हमें अपनी दूसरी क्लासेस भी तो लेनी है ना? इस गुस्से में बच्चों को पढ़ाएगी? इतना बोल वो चित्रा को देखने लगी। इस पर चित्रा कुछ बोलने को हुई कि अचानक वो बहुत तेज तेज हंसने लगी, क्योंकि मृगांशी उसके पेट में बहुत तेजी से गुदगुदी कर रही थी, जिससे चित्रा की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। चित्रा ने हंसते हुए ही बहुत मुश्किल से कहा, बस 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 कर मेरी माँ, हंसते हंसते मेरी जान निकल जाएगी, रुक जा। उसकी बात सुन मृगांशी रुक गई। फिर दोनों हंसते हुए थोड़ी देर के लिए स्टाफ रूम में ही बैठ गई, क्योंकि उनकी अगली क्लास में अभी टाइम था। वहीं ब्लू डायमंड पैलेस में ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोग साथ में ही हॉल में बैठे थे। प्रत्युष अपने फोन में लगा था और बहुत गौर से फोन में आ रही हर एक बात को देख रहा था। उसके फोन में किसी कंपनी की सारी डिटेल चल रही थी। ओमजा, रिद्धि और दिग्विजय जी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे और मृदुल प्रत्युष के साथ बैठकर उस कंपनी के बारे में हर एक छोटी से छोटी डिटेल निकलवा रहा था। तभी मृदुल प्रत्युष को देखते हुए कहता है, प्रत्युष, इंडिया में तेरी सारी कंपनियां आसमान की ऊंचाइयों पर हैं और तेरे बाकी सारे बिजनेस भी सही चल रहे हैं। उसकी बात सुन प्रत्युष ने उसे एक खतरनाक लुक देते हुए कहा, इसलिए तो हम वापस यहाँ आए हैं। मेरी कामयाबी ही मेरे मकसद को पूरा करेगी। इतना बोल वो उसे अपनी डेंजरस नजरों से देखने लगा। प्रत्युष की बात सुन मृदुल के चेहरे पर भी एक ईविल स्माइल आ गई। उसके चेहरे पर भी किसी को मिट्टी में मिला देने का जज्बा दिखाई दे रहा था। फिर उसने प्रत्युष को देखकर कहा, भाई, इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। दर्द, तकलीफ और झटका सब कुछ एक साथ मिलेगा उन्हें। इतना बोल वो अपने काम में लग गया। तभी प्रत्युष ने मृदुल को देखकर धीरे से कहा, अब जब हम यहाँ हमेशा के लिए आए हैं तो मेरा काम अब यहीं से होगा। तो शाम को होने वाले ड्रग स्मगलिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर तेरी एक भी गलती से मेरा नुकसान हुआ तो जान से मार दूंगा तुम्हें, याद रखना। इतना बोल वो अपने काम में लग गया। वहीं उसकी बात सुन मृदुल का मुंह अजीब सा बन गया था। उसने चिढ़ते हुए प्रत्युष से कहा, आज तक कोई गलती हुई है मुझसे जो आज होगी? चिंता मत कर, तेरा एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। इतना बोल वो उसे देखने लगा। तभी उसका फोन बज उठा। मृदुल ने एक नजर अपने फोन पर डाली और उसे उठाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से प्रत्युष का एक गार्ड बोला, मृदुल सर, आपने जिस जमीन को खाली करवाने के काम से मुझे यहाँ भेजा था, वो खाली करवाने में काफी दिक्कत आ रही है। उसकी बात सुन मृदुल सख्त आवाज में बोला, इतने हटे कट्टे गार्ड होकर भी तुमसे एक जमीन खाली नहीं करवाई जा रही है। ये सुन गार्ड बोला, सर, इस जमीन पर रहने वाले लोग बूढ़े कपल हैं और वो लोग यहाँ से जाने के लिए नहीं मान रहे हैं। जब हमने उन्हें ये खाली करने को कहा तो उन्होंने हमें किसी को बुलाने की धमकी दी। हमें उनकी धमकी से कोई डर नहीं है, पर उन्हें बुजुर्ग होने की वजह से हम उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर पा रहे हैं। गार्ड की ये बात सुन मृदुल कुछ सोचकर बोला, ठीक है, हम वहां आ रहे हैं। और याद रहे, बॉस के सामने तुम में से कोई भी अपना मुंह मत खोलना, वरना तुम सब दोबारा बोलने के लायक नहीं रहोगे। मृदुल की बात सुन गार्ड के माथे से पसीना आने लगा। उसने डर भरी आवाज में कहा, जी सर, आप लोग जल्दी आ जाए। इस पर मृदुल ने हाँ बोलकर कॉल काट दिया।
वहीं मृदुल और गार्ड की सारी बात प्रत्युष के कानों तक पहुंच चुकी थी और अब उसके चेहरे पर गुस्से की झलक दिखने लगी थी। मृदुल के कुछ कहने से पहले ही प्रत्युष उसे देख गुस्से से बोला, मुझे वो जमीन खाली चाहिए। वहां मुझे मेरे बिजनेस के लिए एक कंपनी बनानी है, तो अगर वो लोग न माने तो उन्हें वहां से कहीं फेंकवा दो। इस पर मृदुल बोला, प्रत्युष, मुझे लगता है कि हमें वहां चलना चाहिए। शायद तुम्हें देख वो बूढ़े कपल जमीन खाली करने को तैयार हो जाएं। मृदुल की बात सुन प्रत्युष बिना कुछ बोले खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही मृदुल भी खड़ा हो गया। प्रत्युष ने जाने से पहले एक नजर अपनी माँ और मिस्टर एवं मिसेस सिंघल को देखा और कड़क लहजे में बोला, माँ, याद रहे अगर आप में से कोई भी बाहर जाता है तो बिना सिक्योरिटी के कोई भी नहीं जाएगा। मेरे गार्ड्स आपके साथ ही रहेंगे। और क्यों? ये चीज मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। इतना बोल वो बाहर की तरफ बढ़ गया। वही ओमजा, रिद्धि और दिग्विजय जी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि प्रत्युष के ऐसा कहने का मतलब वे अच्छे से समझ रहे थे। प्रत्युष के बाहर आते ही 4 गार्ड्स भागते हुए उसके पास आए। उन्हें देख प्रत्युष ने कहा, तुम सभी यहीं रहो और घर के सारे मेंबर्स का ध्यान रखना। घर की सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सब जान से जाओगे। इतना बोल वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तभी वहां भागते हुए मृदुल आया। उसे देख प्रत्युष बोला, तुमने कहा था कि वहां रहने वाले लोग बूढ़े हैं, तो एक काम करो, उनके लिए नए घर का इंतजाम करके आना और अगले आधे घंटे में वहां पहुंच जाना। उसकी बात सुन मृदुल ने बस हाँ में सिर हिला दिया। प्रत्युष ने अपने कदम कार की तरफ बढ़ा दिए। प्रत्युष के ड्राइवर ने जल्दी से उसके लिए पीछे का गेट खोला, तो प्रत्युष एक नजर ड्राइवर को देख कार में बैठ गया। उसके बैठने से ड्राइवर की नजर उसके कमर के पीछे लगी गन पर चली गई, जिसे देखकर ड्राइवर का गला सूखने लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर रास्ते में उससे कोई भी गलती हुई तो उस गन की एक गोली पर उसका नाम लिख जाएगा। इसीलिए वो थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन प्रत्युष के बैठते ही उसने बिना देर किए प्रत्युष को लेकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही मृदुल भी दूसरी कार में बैठा, तो दूसरा ड्राइवर उसके कहे मुताबिक उसे लेकर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मृगांशी और चित्रा कॉलेज में थी कि तभी मृगांशी का फोन बज उठा। फोन बजते ही मृगांशी ने फोन की स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखा, तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। मृगांशी को इस तरह अचानक खुश होते देख चित्रा कंफ्यूजन से बोली, किसका फोन आया है जो तेरे चेहरे पर खुशी की लहर आ गई है? उसकी बात सुन मृगांशी खुश होते हुए बोली, दादी माँ का कॉल है। ये सुनकर चित्रा भी खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कॉल उठा जल्दी, वरना कट जाएगी। फिर मृगांशी ने बिना देर किए कॉल उठा लिया, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके कानों में दादी माँ के रोने की आवाज आई। ये सुन मृगांशी शॉक्ड हो गई थी। चित्रा के चेहरे का भी ऐसा ही हाल था। तभी दादी माँ उधर से रोते हुए बोली, मृगा बेटा, जल्दी आ जा, यहाँ कुछ लोग मुझे और तेरे दादू को ये जमीन खाली करने को कह रहे हैं। इतना सुन मृगांशी चौंक गई थी। उसके कुछ बोलने से पहले ही चित्रा गुस्से से बोली, दादी, ऐसे कैसे कोई आपको आपके घर से निकाल सकता है? आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों अभी आते हैं। इतना बोल उन्होंने कॉल काट दिया। कॉल काटते ही दोनों वहां से निकलने को हुई कि चित्रा को कुछ याद आया और उसने मृगांशी को रोकते हुए कहा, मृगांशी, हमें निकलने से पहले किसी को बता देना चाहिए। इसलिए एक काम कर, तू जा, मैं यहाँ का सब निपटा कर आती हूँ। और चिंता मत कर, हिम्मत से काम लेना, मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच जाऊंगी। इतना बोल चित्रा और मृगांशी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गईं। कॉलेज से निकल मृगांशी जल्दी से एक कैब लेकर वहां जाने के लिए निकल गई। दूसरी तरफ प्रत्युष वहां पहुंच चुका था जहां के लिए वो घर से निकला था। प्रत्युष के वहां पहुंचते ही वहां खड़े सारे गार्ड्स भागते हुए गाड़ी के गेट के सामने खड़े हो गए। ये देख वहां खड़े दोनों बुजुर्ग लोग उस गाड़ी को देखने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इस जमीन का मालिक आ चुका है। प्रत्युष के बाहर आते ही सारे गार्ड्स उसके आसपास खड़े हो गए। कार से एक बेहद हैंडसम नौजवान को बाहर निकलता देख वो दोनों बूढ़े दंपत्ति हैरानी से उसे देखने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये जमीन किसी अधेड़ उम्र के अमीर और अयाश आदमी की होगी।
तभी प्रत्युष रौब से चलते हुए उनके सामने आया और उन्हें देखने लगा। प्रत्युष को अपने सामने देख सामने खड़ी दादी बोली, बेटा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारा घर हमसे मत छीनो। अगर तुमने हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम बूढ़े पति पत्नी कहाँ जाएंगे। इतना बोल वो प्रत्युष को अपनी नम आंखों से देखने लगी। वहीं उनकी बात सुन प्रत्युष बोला, देखिए, ये जमीन मेरी है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे इस जगह पर काम है। जब तक मैं यहाँ नहीं था तब तक आप लोग यहाँ रहे, लेकिन अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। इतना बोल वो उन्हें अपनी सख्त नजरों से घूरने लगा। उसकी बात सुन दादी कुछ बोलने को हुई कि अचानक एक गार्ड झुंझलाते हुए बोला, बॉस, आप बस ऑर्डर दीजिए, इस बुढ़िया और इसके अधमरे पति को मैं अभी ठिकाने लगा देता हूँ। गार्ड की बात सुन प्रत्युष की मुठियां गुस्से से कस गई। उसने अपनी खतरनाक नजरों से उस गार्ड को देखा। उसकी काली नजरों को खुद पर महसूस कर अब उस गार्ड को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वहीं बाकी के गार्ड्स अपने मन में सोच रहे थे, इसे कहते हैं अपने पैर को कुल्हाड़ी पर दे मारना। इतनी बार मना किया था कि बॉस के सामने अपनी जुबान मत खोलना, लेकिन नहीं, इसे तो अपनी मौत खुद बुलानी थी। अब भुगत। वहां खड़े सारे गार्ड्स के मन में यही विचार चल रहे थे कि तभी प्रत्युष के पीछे से एक बेहद नर्म और प्यारी आवाज आई, कौन है जो मेरी दादी माँ को ठिकाने लगाएगा? किसकी इतनी हिम्मत है कि वो मेरी दादी माँ को उनके घर से बाहर निकालेगा? ये आवाज सुन सारे गार्ड्स की नजर प्रत्युष के पीछे थोड़ी दूर खड़ी एक लड़की पर गई। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मृगांशी की खूबसूरती किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थी। इस वक्त प्रत्युष की पीठ मृगांशी की तरफ थी, इसलिए दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था। तभी प्रत्युष पीछे मुड़ा और मृगांशी को देखा। मृगांशी को देखते ही प्रत्युष एक पल के लिए थम सा गया। अचानक उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वहीं प्रत्युष को उसकी दादी के साथ ऐसा बर्ताव करते देख मृगांशी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन आसपास गार्ड्स होने की वजह से उसे डर भी लग रहा था। पर तभी उसे ठिकाने लगाने वाली बात याद आई और मृगांशी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अगले ही पल मृगांशी गुस्से से आगे बढ़ी और प्रत्युष के सामने पहुंच उसने एक जोरदार थप्पड़ प्रत्युष के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही प्रत्युष का गाल एक तरफ थोड़ा सा झुक गया और वो अपने होश में वापस आ गया। लेकिन इस वक्त प्रत्युष की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। उसकी मुठियां गुस्से से भिंच गई थी। आखिर किस मकसद से प्रत्युष इंडिया आया था? ओमजा और बाकी लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत क्यों थी? अब प्रत्युष मृगांशी के साथ क्या करेगा? जानने के लिए सुनिए हेडफोन डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड, फोर्स्ड मैरिज विद डेविल हबी, की ट्विस्ट के साथ, सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर।